अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। अच्छा बच्चों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आगाज़ करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें कुछ डिसीजंस करने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइंग ऑफ विद रिस्पेक्ट टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज करना होता है हमें, जिसके लिए कुछ खर्चे कॉस्ट्स उनका हमें पता होना चाहिए कि इन खर्चों में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो ये 4 किस्म के खर्चे रिलेट करते हैं इससे। एक है परचेज कॉस्ट, जितने में हम ये मटेरियल परचेज कर रहे होंगे। रीऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होगी जो हमने ऑर्डर प्लेस किया उससे लेकर हमारे पास स्टोर में माल आ गया। री ऑर्डर कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ये क्या है? ये आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपके पास गाड़ी बनानी थी हमने, ये वैन आई उल्टी साइड पे बन गई है, इस साइड पर इससे तो जाना था। ये वैन आई और आएगी हमारे स्टोर में। ये हमारी फैक्ट्री और ये हमारा स्टोर। ये माल लेकर आएगी, ऑर्डर किया हमने और ये माल लेकर आएगी यहाँ तक। तो ये ऑर्डर करने से लेके आपका माल रिसीव होने तक के जो खर्चे हैं, इसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। तो परचेज कॉस्ट के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। परचेज कॉस्ट नेट ऑफ योर ट्रेड डिस्काउंट और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। जो रीऑर्डर कॉस्ट है उसके अंदर हमने ऑर्डर करने के लिए टेलीफोन किए, हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, कोई आपकी परचेज डिपार्टमेंट के खर्चे हुए वो आएंगे, कोई हमने परचेज करने के लिए कोई ब्रोकर कमीशन दी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कोई रास्ते की इंश्योरेंस हुई। आपने ऑर्डर किया हुआ था जर्मनी से पाकिस्तान चीज़ आई तो रास्ते की इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कोरियर चार्जेस, कैरेज इनवर्ड चार्जेस, ऑर्डर प्लेसमेंट की कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे कौन से हैं? ये सारे खर्चे ऑर्डरिंग कॉस्ट में फॉल करेंगे। अच्छा जी, तो इसके अंदर कभी कभी मुख्तलिफ़ किस्म के खर्चे दे दिए जाते हैं जो स्टूडेंट गलत जगह पर ऐड अप कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स क्या हो जाते हैं? लूज़ हो जाते हैं, कट जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा थोड़ी सी डिस्कशन हमारी ब्रोकर कमीशन की। और ब्रोकर कमीशन से पहले ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये सारी की सारी आपने पर ऑर्डर की लेनी है। वो तमाम कॉस्ट रेलेवेंट होंगी जो पर ऑर्डर होंगी, रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कि आप कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करें। 5000 ऑर्डर करें, 10,000 करें, 15,000 करें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करें। तो रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो वाली होंगी जो पर ऑर्डर हैं। और अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलती है पर यूनिट, तो ये फिर इररेलेवेंट बन जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर डिसीजन मेकिंग
रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है बच्चों कि इसकी रीज़न ये है कि जब आपकी एनुअल डिमांड होती है, एनुअल जो आपने चीज़ परचेज करनी है, वो क्वांटिटी तो सेम रहनी है, वो से 15,000 है। इससे जब मैं पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ओवरऑल तमाम लेवल्स पर, तमाम लेवल्स की क्वांटिटी पर कि 5,000 मैंने चाहे क्वांटिटी ऑर्डर करूं, चाहे मैं क्वांटिटी 10,000 ऑर्डर करूं, अगर आपकी इधर भी 15,000 से चीज़ मल्टीप्लाई होके आनी है, इधर भी सेम आनी है, तो फिर क्या हो जाती है, वो इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस सेम आ रही है। इसी वजह से ही हमारी जो परचेज कॉस्ट है, अगर कोई बल्क डिस्काउंट ना शामिल हो तो उसको भी हम इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग कहते हैं, क्योंकि वो भी दोनों लेवल्स पर क्या होती है, सेम होती है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन वो है कमीशन। ब्रोकर की कमीशन अगर आपको मिल रही हो पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन मींस एक ऑर्डर बेस, एक दफ़ा आपकी एक ट्रक की कॉस्ट ऐसे कह लें, तो वो हो जाएगी आपकी रेलेवेंट, क्योंकि ऑर्डरिंग बेस्ड हो जाएगी। एक ट्रांजैक्शन मींस एक ऑर्डर आएगा, वो ट्रांजैक्शन और ऑर्डर एक ही चीज़ हो जाएगी। ब्रोकर कमीशन पर यूनिट, ये फिर इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। अच्छा जी, ब्रोकर कमीशन आपको मिल जाए परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस के ऊपर। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि आपको देखना होता है कि बल्क डिस्काउंट है या नहीं है। आप दो मुख्तलिफ लेवल्स का कंपैरिजन कर रहे होंगे। अगर तो इस सोच के तहत मेरी परचेज कॉस्ट रेलेवेंट हो रही है, तो उसकी बेस के ऊपर जोन सी भी चीज़ होगी अप्लाई हो रही होगी वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। मसलन अगर मेरी परचेज कॉस्ट ही इररेलेवेंट है, परचेज प्राइस ही इररेलेवेंट है, तो परचेज प्राइस की बेस के ऊपर कमीशन भी क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। अगर मेरी परचेज प्राइस ट्रिगर होकर रेलेवेंट हो गई, मींस एक लेवल के ऊपर बल्क डिस्काउंट है, दूसरे लेवल पे बल्क डिस्काउंट नहीं है, तो मेरी परचेज प्राइसिंग क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है। जब वो डिफरेंट हो जाएगी तो उसकी बेस के ऊपर ये ब्रोकर कमीशन जो है ये भी रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों लेवल पर अब ये फर्क हो जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, अब माल आपके पास पहुंच गया, अब इसको क्या करना है, रखना है, स्टोर करना है। तो यहां की जो खर्चे हैं स्टोर करने के, माल पहुंचने के बाद, ये खर्चे आपकी स्टोरेज कॉस्ट होगी। अच्छा, यहां पर मैंने एक नहीं गिनी, क्वांटिटी इंस्पेक्शन आफ्टर परचेज, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में नहीं गिनी थी मैंने, पढ़ाई नहीं है। ये होती क्या है, इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो ये शामिल होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। होल्डिंग कॉस्ट में सारे के सारे वेरिएबल खर्चे, इंक्रीमेंटल खर्चे, इंक्रीमेंटल स्टोरेज कॉस्ट लेनी है। अब स्टोरेज कॉस्ट बहुत सारी किस्म की होगी। आपकी स्टोरेज कॉस्ट रेंट भी होती है, स्टोरेज कॉस्ट, रेंट भी है। आपका स्टोरेज कॉस्ट इंश्योरेंस भी हो जाएगी, जो कि पर मंथ बेस हो सकता है हो। अगर ऐसा होगा जो फिक्स्ड रहना है, अब तमाम लेवल्स के ऊपर क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या बन जाएगी, इररेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पर मंथ खर्चे, पर क्वार्टर खर्चे,
ये इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो जाएंगे। फॉर डिसीजन मेकिंग, दीज आर इररेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। अच्छा बच्चों, अगर ये चीजें इररेलेवेंट हैं तो फिर रेलेवेंट कौन सी होंगी? हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर बेस कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं आपने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होनी चाहिए। पर यूनिट पर एनम, पुपा, PUPA, पर यूनिट पर एनम। अगर आपको कोई पर यूनिट पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें, पर यूनिट पर एनम हो जाएगी। अगर आपको कोई कॉस्ट पर यूनिट दी है और वो क्वार्टरली दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, पर एनम हो जाएगी। अगर हाफ ईयरली कोई दे दी है, 6 महीने की दे दी है, पर यूनिट है फॉर 6 मंथ्स, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, वो पर एनम हो जाएगी। तो इस चीज को आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो वेरिएबल इंश्योरेंस कॉस्ट, वेरिएबल वेयर हाउस कॉस्ट, वेरिएबल स्टोरेज कॉस्ट, इंक्रीमेंटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडल कर रहे हैं आप, आपकी थेफ्ट ऑब्सोलेंस वगैरह हो जाती है, वो भी अगर पर यूनिट बेस्ड हो तो वो हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है। अगर, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने लोन लिया और लोन लेके मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूं और फिर उसे होल्ड कर रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये इंटरेस्ट पर यूनिट बेस के ऊपर आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये बेस कर रहा होगा प्राइस के ऊपर, और प्राइस क्या होगी, पर यूनिट होगी। तो प्राइस, एक यूनिट की प्राइस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी पर यूनिट पर एनम करने के बाद वो वाला लेना है हमने। नंबर 1, अब इसको दो अंदाज से सोचा जा सकता है। एक है अंदाज कि मैंने लोन लिया, लोन लेकर मैं इन्वेंट्री खरीद रहा हूं, तो मैंने लोन जो लिया है उसके ऊपर वो इन्वेंट्री से रिलेट कर रहा है, इसको मैं स्टोरेज कॉस्ट बोलूंगा। दूसरी चीज, अल्टरनेटिव सोचने का तरीकाकार ये हो सकता है कि मैंने इन्वेंट्री लोन लेके तो नहीं ली, लेकिन मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। क्या मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके, क्या मैंने एक और जगह पर इन्वेस्टमेंट कर बैंक में पैसा रखवा के उससे इंटरेस्ट कमाने को फोरगो किया? यस, उसको फोरगो किया। तो इस वजह से आप इसको दोनों अंदाज से सोच सकते हैं। कम होगी है, कम एक ही है कि आपने परचेज प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट लेना है, और लेना है, पक्का लेना है। तो इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल में आपने इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और वो होगी होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा सर जी, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो हो गई बातें कि आपने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेनी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वेरिएबल, ओनली इंक्रीमेंटल। इसी तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट की भी बात हो गई कि ये वेरिएबल बनेगा बेस करेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेस करेगी बेस्ड ऑन पर ऑर्डर, ये पर ऑर्डर बनेगी और इस लिहाज से ये वेरिएबल बनेगी जो सी पर ऑर्डर होगी। अब ये सारे के सारे वर्किंग में जाएंगे
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड डिसीजन मेकिंग, कि मैं कौन से यूनिट्स लूँ, कितने यूनिट्स खरीदूँ, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूँ, उसमें इस्तेमाल होगी। ऑन अदर हैंड, अगर मुझे कहा जाता है कि एनुअल होल्डिंग कॉस्ट मालूम कर दें, एनुअल या टोटल होल्डिंग कॉस्ट, या मुझे कहा जाता है, तो फिर चलें इसी की बात करते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो इसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट भी शामिल होंगी, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होंगी, इसमें कोई और अदर आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है होल्डिंग कॉस्ट की जो पर यूनिट बेस्ड हो, वो भी शामिल करेंगे, तो वो हर किस्म की होल्डिंग कॉस्ट शामिल होगी, वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो चाहे पर मंथ हो, वो वैसे फिक्स्ड के अंदर आ गई है लेकिन जस्ट बताने के लिए। ये क्या टोटल कॉस्ट, हम यहां पर गलती कर जाते हैं। इसके अलावा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात की जाए, तो इसके अंदर भी पर ऑर्डर भी शामिल होगी, आपकी पर यूनिट भी शामिल होगी, कोई फिक्स्ड है तो वो भी शामिल होगी, तो सारी शामिल होंगी, तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बनेगी। इसके ऊपर हमारे पास पेपर्स में भी कुछ हिंटिंग मौजूद है कि हमें कहा गया है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम करो, और बच्चों ने क्या कर दिया, वो इसी को ही मल्टीप्लाई कर दिया जो उन्होंने पर यूनिट पर एनम बनाई हुई है, उसमें फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं की। अब कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट बातें कि आपने होल्डिंग कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग हमेशा कौन सी लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट लेनी है या रेलेवेंट वो होंगी, और इफ वी आर नॉट बीइंग टोल्ड अबाउट होल्डिंग कॉस्ट दैट इट इज पर मंथ और पर क्वार्टर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट लिखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट, तो इसका मतलब ये पर एनम दी गई है। ठीक, तो क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो उनसा हमारा क्वेश्चन के अंदर पर एनम का फार्मूला बनता है पर यूनिट पर एनम, तो वो वही वाली दी गई है, सही वाली दी गई है। अगर उसने वेरिएशन करना होती तो वो सही पर मंथ लिख देता, पर क्वार्टर लिख देता। प्लीज नोट दैट इन ओनली ईओक्यू कैलकुलेशन या फिर डिसीजन मेकिंग में वी हैव टू टेक वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। If we are required to calculate total holding cost, it would include fixed holding costs also। ये वाली बात जो मैंने अभी की है, जिसका नोट लिखा हुआ। चौथी टाइप है हमारी कॉस्ट की शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट। इसके अंदर लॉस ऑन प्रॉफिट आ जाता है, कोई हमने अल्टरनेटिव जगह के कंट्रीब्यूशन ऑन सेल किया, हमारे पास कस्टमर लेकर आया ऑर्डर और हमारे पास माल ही नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, स्टॉक आउट हो गया। लॉस ऑन कस्टमर गुडविल है, कस्टमर की गुडविल, कस्टमर आता है हमारे पास, हम उसे नहीं देते तो वो कहीं और चला जाएगा, कंपेटिटर के पास चला जाएगा, और फिर वो हमसे हो सकता है परमानेंट स्विच हो जाए दूसरे बंदे के पास। कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन स्टॉपेज, अब माल ही नहीं है मेरे पास, मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो फिर आगे भी सेल भी रुक जाएगी, तो रिलेशन सारे का सारा हो जाएगा, तो ये हमारी शॉर्टेज कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट कहलाएगी। आइडल टाइम है, वो वेले बैठ गए हैं, तो ये भी खर्चा हो रहा है, लेबर प्रोडक्शन नहीं हो रही। अच्छा जी बच्चों, अब बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। ऑटम 22 का क्वेश्चन,
ऑटम 22 में बच्चों इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी नहीं 2 क्वेश्चन दे दिए गए। रूटीन के अंदर कभी पिछली हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही टॉपिक में से 2 क्वेश्चन दे दिए जाएं, और इस दफ़ा ये चीज़ 2 दफ़ा हुई है। एक FOH के अंदर उसने 2 क्वेश्चन ऐड अप किए हैं और एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो अब शॉर्ट क्वेश्चन उसने 50 मार्क्स के पूरे करने हैं तो वो पूरे कर लेगा। 30 से 40 मार्क्स का ये ग्रेड है। हमने CVP देख लिया है कि CVP को करना कैसे है, उठाना कैसे है। हमने कुछ डिसीजन मेकिंग के 2 क्वेश्चंस किए हैं, जिसके अंदर शटडाउन का क्वेश्चन भी कर लिया हमने। एक ऑटम 22 का मेक और बाय डिसीजन का क्वेश्चन आया और अपने स्टाइल के अंदर किया, और वो बहुत ही आसान अंदाज में वो भी सॉल्व हो गया। अब अगली अटेम्प्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पक्की बात है, डिसीजन मेकिंग के 3-4 किस्म की स्टाइल में से वो एक क्वेश्चन तो वो लेगा ही लेगा। 30 मार्क्स पूरे करने एट मिनिमम। कैसे पूरे करेगा? 15-17 मार्क्स यहाँ से ले लेगा डिसीजन मेकिंग। वैसे तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ से डिसीजन मेकिंग में से ही बना सकता है, बनाना चाहे तो। ये 20-20 मार्क्स की उसके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आई डोंट थिंक सो वो ऐसा तजर्बा करेगा। उसके पास 3 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स में से अगर 15-17 मार्क्स का वो यहाँ से पूछ लेता है डिसीजन मेकिंग में से, यहाँ से उसने पूछ तो लिया है, 18 मार्क्स का पूछा है ऑटम 22 में, तो 18 मार्क्स तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप वो पूछेगा। 10-11 मार्क्स का यहाँ से भी CVP में से भी पूछा हुआ है, तो इसका मतलब 10 जमा 14 15 मार्क्स जमा 18 मार्क्स उसने इस तरीके से बनाए हैं, और वो तकरीबन 40 के ऊपर गया है। स्टिल ये सिनेरियो होने के चांसेस हैं। इससे पिछले ग्रेड पे बहुत हैवी ड्यूटी उसने काम किया। ऑटम 22 में उसने 2 बड़े क्वेश्चंस आपको सेकंड ग्रेड में से बनाकर दिए। ऑटम 22 में प्रोसेस कॉस्टिंग में से भी बड़ा क्वेश्चन हैवी बनाया, और वेरिएंस में से भी बड़ा क्वेश्चन हैवी बनाया, और तीसरा क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में से बड़ा बनाया। लेकिन हर दफ़ा नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो इस दफ़ा दोनों क्वेश्चंस बड़े पूछ ले। 20 से 30 मार्क्स पूछ ले तो हैं ही उसने, तो कोई एक टॉपिक चूज़ करेगा व्हाट्सएवर इट इज़, दूसरे को शॉर्ट में ले जाएगा, और तीसरे ग्रेड में से तो उसने इस दफ़ा कोई ख़ास पूछा भी नहीं है। मीन्स उसने अपने 30-35 मार्क्स पूरे तो किए हैं, 35 मार्क्स मिनिमम पूरे तो किए हैं उसने, लेकिन उसने बड़ा क्वेश्चन देकर नहीं किए, शॉर्ट क्वेश्चन रख के किए समहाउ। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ब्रीफली एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ लीड टाइम एंड स्टॉक आउट कॉस्ट थ्योरी। कितने मार्क्स की? 3 मार्क्स की। तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी पूछी गई है, और इतने मार्क्स की वो पूछ लेता है, 10 मार्क्स तो पूछ लेता है। आपके पास आपको मैंने थ्योरी दे दी हुई है, एक अलग से चैप्टर बनाकर दे दिया हुआ है, बुक के अंदर मौजूद है। खुदारा चीज़ें कर लें, 10 से 15 मार्क्स थ्योरी के आराम से सॉल्व हो जाते हैं। 3 जमा 5 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तो प्योर थ्योरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एसएल टू मेंटेन दीज लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन कौन सा काम किया? रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, सेफ्टी स्टॉक। Saturn Limited imports raw material for manufacture of its product. Following data relating to M1 has been extracted from SL's latest record. Maximum usage, minimum usage, average consumption in a month, maximum lead time, minimum lead time. तो रीऑर्डर लेवल है। अब इसका मतलब है रीऑर्डर लेवल दे दिया और अनसर्टनिटी दे दी है, नहीं पता कौन सा, एग्जैक्ट नहीं पता। तो रीऑर्डर लेवल के अंदर
हमारे पास एक समरी है फार्मूलाज की, ये आपने क्या करनी है, थोड़ी सी याद कर लें। ये प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड फार्मूलाज अनसर्टेनिटी में, और जब प्रोबेबिलिटीज़ नहीं आती तो ये वाले फार्मूलाज। परचेज कॉस्ट, डिमांड, एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस, ये तमाम लेवल्स पे सेम ही होगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, सी ओ डी ओवर क्यू। सी ओ है पर ऑर्डर, ओ स्मॉल, डी एनुअल डिमांड, क्यू क्वांटिटी। डी ओवर क्यू होता है क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और ये उसका शॉर्ट वर्जन सी ओ डी ओवर क्यू। होल्डिंग कॉस्ट सी एच क्यू ओवर 2, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक। ये चेंज हो जाता है जब अनसर्टेनिटी आती है, तो फिर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक भी आ जाता है। तो सेफ्टी स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री के अंदर हमने ऐड करना होता है। तो ये दोनों चीजें यहां पर सेम रहेंगी। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ये इधर आ जाएगी। जब प्रोबेबिलिटीज आती हैं तब ये ट्रिगर हो जाती है कि हमें बैलेंस करना होता है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक और कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट में। इसकी बात हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन करेंगे प्रोबेबिलिटी वाला, उसके साथ करेंगे इंशाल्लाह। आपकी एवरेज इन्वेंट्री Q ओवर 2, आपकी एवरेज इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक भी आ जाता है जब अनसर्टेनिटी आती है। आपका रीऑर्डर लेवल, जो सा भी यूजेज हो, अब सर्टेनिटी है, यूजेज भी सर्टन है, लीड टाइम भी सर्टन है, तो जो सा भी दिया होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन अदर हैंड जब अनसर्टेनिटी आती है तो तब रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम होगा, जब प्रोबेबिलिटीज वगैरह नहीं लग रही होंगी तो। और अगर प्रोबेबिलिटीज वगैरह लग रही होंगी तो ये मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम लीड टाइम नहीं होगा, फिर ये एवरेज के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, मिनिमम लेवल का है, ये सेफ्टी स्टॉक वाला लेवल है मिनिमम यूजेज। ये एक अंदाज में रीऑर्डर लेवल में से एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम माइनस करते हैं तो आता है, या फिर वही मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, या रीऑर्डर लेवल माइनस कर देते हैं तो ये सेफ्टी स्टॉक वर्कआउट आएगा। इसी फार्मूले से दोनों चीजें वर्कआउट होंगी, आपस में चेंज हो जाता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैसे होती है? अब मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री थोड़ा इस तरीके से समझें। होता क्या है बच्चों, आपके पास एक क्वांटिटी आती है, आप यूज करना शुरू करते हैं, आपका रीऑर्डर लेवल आ जाता है। अब आपकी यूजेज बिल्कुल ठीक है, एक जैसी है, तो आप बिल्कुल सीधा सीधा स्मूथ आ जाते हैं। फिर क्वांटिटी आ जाती है, फिर ऐसे चलते रहते हैं। ये अनसर्टेनिटी नहीं है इसके अंदर। जब अनसर्टेनिटी आ जाती है बेटा, तो फिर क्या होता है, आपने क्वांटिटी ऑर्डर की है, क्वांटिटी ऑर्डर की, आप रीऑर्डर लेवल पर पहुंचे। जब आपने रीऑर्डर लेवल पहुंचे, आपने क्वांटिटी ऑर्डर की। अब आपने थोड़ा सा ही यूज किया था, मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम आपने यूजेज किया, तो आपके पास क्वांटिटी आ गई। मिनिमम लेवल, मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम, तो आपके पास क्वांटिटी आ गई। अब ये एक लेवल पर पहुंच गई है, ये है मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल। तो फार्मूला क्या बना, आप रीऑर्डर पे थे, आपने इसमें से मिनिमम यूजेज इन मिनिमम लीड टाइम किया, मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, और फिर आपके पास एक क्वांटिटी आ गई जो आपने ऑर्डर करनी है, प्लस क्वांटिटी। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसको रीअरेंज कर लें, क्राइम ये करवाया जाता है, हम याद ये करवा लेते हैं, रीऑर्डर लेवल में प्लस का दो इन्वेंट्री माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। उसका कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट याद रह सकता है, फार्मूला भूल सकता है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको चीज़ याद रह जाती है, फार्मूलाज भूल जाते हैं, क्योंकि फार्मूला रट्टा बेस्ड होते हैं। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें, अगर पहले से आता है तो रिफ्रेश हो गया, अगर नहीं आता तो समझ लो, टेंशन किस बात की है।
अच्छा, तो ये मैक्सिमम लेवल है। मिनिमम लेवल हमारा सेफ्टी स्टॉक, कि यहाँ पर आपने एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है। ये आपका मिनिमम लेवल, आपको इतना मेंटेन कर कर ही रखना है जब अनसर्टेनिटी हो, ताकि आप स्टॉक आउट ना हो जाएं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इसकी कंडीशंस हैं कि हम ये कहते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आ रही, हम बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, ये assumptions हैं। तो हम बिल्कुल स्मूथ, कोई आपका अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मली उसके अंदर किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी दे दी और आपको कहा ईओक्यू मालूम करो, सेफ्टी स्टॉक भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में और कहा कि ईओक्यू मालूम करो, तो आपने ईओक्यू मालूम नहीं करना, ईओक्यू फिर भी मालूम हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फिर भी मालूम करेंगे। कैसे करेंगे देख लेंगे इंशाल्लाह। एट ईओक्यू लेवल आपकी होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट के, तो उसका फार्मूले को शॉर्ट कर दे, CH/Q/2 को Q की जगह EOQ लिख लें, इज इक्वल टू COD/Q के अंदर भी आप फाइंड कर लें। इस फार्मूले के ज़रिए भी कई दफ़ा हमें चीज़ें क्या करनी होती हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे फार्मूलाज। अब हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर जो हमें कहा गया है मालूम करने के लिए। आपको पहली रिक्वायरमेंट कही गई कि रीऑर्डर लेवल मालूम कर दो। आपने कहा अच्छा रीऑर्डर लेवल का है इसने, मेरा मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम होगा। फार्मूला लिखें पहले। मैक्सिमम यूजेज आपका 5000 है, मैक्सिमम लीड टाइम आपका 4 है, ये आपका आंसर आ गया 20,000। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, बाद में करो, पहले सेफ्टी स्टॉक निकाल लो, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक का इससे अक्सर लिंक होता है और अक्सर औकात आप निकालते होते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल हमने 20,000 मालूम कर लिया, माइनस एवरेज यूजेज, एवरेज यूजेज 3750। एवरेज लीड टाइम फाइंड करने लगे, लिखने लगे, तो आपने कहा वो तो है ही नहीं, तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम मौजूद है। 4 मैक्सिमम, मिनिमम 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये एवरेज लीड टाइम हो जाएगा 3। ये भी आंसर आ गया। तीसरी चीज मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, अभी थोड़ी देर पहले बनवाया आपसे, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस क्वांटिटी। अब आपने फार्मूला लिखा रीऑर्डर लेवल, हमने रीऑर्डर लेवल मालूम किया 20,000 है, ये ऊपर मालूम किया हुआ है 20,000 माइनस मिनिमम यूजेज मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम यूजेज 3,000 और मिनिमम लीड टाइम 2। 3,000 इंटू 2 प्लस क्वांटिटी। क्वांटिटी अब आपने देखना शुरू किया, यार क्वांटिटी क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मौजूद है, पता चला कितने भी नहीं है। आपने कहा अच्छा EOQ मालूम कर लेते हैं, आपने कहा EOQ फार्मूला लिखो। फिर आपने आओ देखा ना था, EOQ का फार्मूला लिखा 2COD/CH। तो आपको ना डिमांड मिली, ना ऑर्डरिंग कॉस्ट मिली, ना होल्डिंग कॉस्ट मिली, कुछ भी ना मिली। आपने कहा शायद फार्मूला ही मैं गलत लिख गया हूँ। फार्मूला गलत नहीं लिखा आपने, ये क्वांटिटी है ही नहीं क्वेश्चन में। इसका तरीकाकार अज्यूम कर लो या फिर छोड़ दो,
और लिख दो कि क्वांटिटी है ही नहीं, मैं मालूम ही नहीं कर सकता। बी कॉन्फिडेंट ना। अच्छा, साथ क्या क्या है? विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर एसएल टू मेंटेन दीज लेवल ऑफ इन्वेंटरीज। आप ये वाले जो लेवल्स मालूम किए हैं, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल और मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल, ये क्यों मेंटेन करते हैं? तो सेफ्टी स्टॉक आप इसलिए मेंटेन करते हैं कि आपको कोई आप डाउन जा रहे होते हैं और आप इस हद तक ना यूज कर जाए कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, इसलिए मेंटेन करते हैं। रीऑर्डर लेवल भी इसलिए मेंटेन करते हैं कि जब आप एक दफा ऑर्डर करें तो आपके ज़हन में अब होता है कि यार मुझे कितने अरसे बाद लीड टाइम के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी और मैं कितनी ऑर्डर क्वांटिटी कर रहा हूं, ताकि आपको विद इन ड्यू टाइम चीज़ मिल जाए और आप स्टॉक आउट ना हो जाए। इसलिए एक लेवल मेंटेन करते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आपने एक लेवल तक अपने आप को रखना है, तो जो ही वो आप डाउन होना शुरू हुआ तो आप ऑर्डर करेंगे, ताकि एक सर्टन टाइम जितने में वो यूज़ होता है, जितने अरसे में बाकी की क्वांटिटी आप तक नई क्वांटिटी पहुंच जाए। तीसरी चीज़ थी हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल मैंने यहाँ पर आपके साथ एक ग्राफ बनाया था कि आपने मिनिमम यूज़ किया और आपके पास क्वांटिटी मिल गई। तो ये ऐसी लेवल है जिसको पार नहीं करना चाहिए। पता चले आपने क्वांटिटी अन्य वाला लेकर रख ली हुई है, अब ना वो संभाली जा रही है ना ही वो बेची जा रही है, अब वो स्टॉक क्या हो रहा है? ऑब्सोलीट हो रहा है, स्टॉक खराब हो रहा है, आउट ऑफ डेट हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से नुकसान से बचने के लिए अब एक इस लेवल से भी ऊपर ना भाग जाओ। तो मार्क्स इजी थे। 3 में से लीड टाइम क्या होता है? जब हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर किया और जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, उस दरमियान उसका टेन्योर को बोलते हैं लीड टाइम। अब एग्जामिनर कहता है कि हमने बड़ी बड़ी साइंसें देखी हैं, हमने बड़ी बड़ी साइंसें देखी हैं इस क्वेश्चन में। एग्जामिनर का सॉल्यूशन और उसकी साइंसें। एग्जामिनर कह रहा है कि जनाब रीऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल सो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये वाला लेवल कैलकुलेट नहीं हो सकता, बी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। अब अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कुछ अमाउंट अज्यूम कर लेते और क्वेश्चन को आगे लेकर चलते। अगली चीज़, स्टॉक आउट कॉस्ट कौन सी होती है? ये जो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। अब हमने तो बोल दिया यार स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है। बच्चे ज़्यादातर बयान कर रहे हैं इसके अंदर कि स्टॉक आउट क्या होता है। उसने पूछा स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक आउट अकर्स व्हेन देयर इज अ डिमांड बट नो स्टॉक इज अवेलेबल। जरूरत है, चीज नहीं है, कस्टमर आया है, मैं बेच नहीं सकता। देयरफॉर इट इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब आपने प्रॉफिट फॉरगोन किया, ये आपका कंट्रीब्यूशन लॉस जो किया, ये आपकी क्या है? स्टॉक आउट कॉस्ट है। मैंने जो 2-3 पढ़ाई हैं वही वाली चीजें आएंगी, आप बुलेट्स में लिख देते वही 2-3। It is also loss of customer goodwill as a customer may move to the product of competitor. If the customer is permanently lost, the stock out cost is determined using the loss of the future contribution as well. कितनी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है, कितनी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है। बाज़ औक़ात जो बुक के अंदर, इवन स्टडी टेक्स्ट के अंदर इतनी एलेबोरेशन नहीं होती और इतनी अच्छा आंसर नहीं होता, तो समटाइम्स पास पेपर के अंदर बहुत अच्छा आंसर मिलता है। अगर ऐसा आंसर मिल रहा हो आपको पास पेपर के सॉल्यूशन में, तो उसको अपने पास लिख लिया करें, अपनी समरी नोट्स में क्या कर लिया करें? ऐड अप कर लिया करें कि यार ये ज़्यादा अच्छा आंसर है, ये ज़्यादा बेहतर आंसर है, मैं इससे याद कर लेता हूँ। तो कोई तो आप भी मेहनत कर लो ना, सारा तो नहीं टीचर ने करना।
अच्छा जी, अब इस जैसे आसान क्वेश्चन में 39% रिजल्ट रहा है, 39% बच्चे पास हुए हैं। कहता है कि कुछ एग्जामिनी एक्सप्लेन द लीड टाइम इनकरेक्टली बट सेइंग दैट इट इज द टाइम व्हेन अ न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड और द टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ कंसेक्टिव ऑर्डर। दो ऑर्डर्स के दरमियान का है, तो दो ऑर्डर्स के दरमियान का नहीं है ये टाइम, ये ऑर्डर करने और ऑर्डर रिसीव होने के दरमियान का है। स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में कहता है, स्टॉक आउट कॉस्ट वाज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड, सही तरह से नहीं बयान किया। सम एग्जामिनी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट इंस्टेड ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट। तो जब आपको ऐसे आंसर मिलेंगे जो उसने रिक्वायर ही नहीं किया हुआ चीज़ और हमने गौर से नहीं पढ़ा, तो आंसर हम सवाल उसने चने का पूछा है, जवाब आप उसे दाल माश दे रहे हैं। लिखे दाल ही रहे हैं लेकिन दाल माश दे रहे हैं। उसने पूछा दाल चना क्या होती है, तो जैसा जवाब होगा तो फिर काम गड़बड़ होगा। बी पार्ट में चंद चीजें थी जो कि आसान सी थी, लेकिन आपका क्या ख्याल है, जो एक्सप्लेनेशन के ज़्यादा मार्क्स होंगे या ये कैलकुलेशन के ज़्यादा मार्क्स होंगे? आई थिंक सो कैलकुलेशन के इसमें 2 मार्क्स छुपे होंगे, या हद 5 में से 2.5 मार्क्स होंगे, बाकी का 2.5 एक्सप्लेनेशन के होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में रफली कम से कम भी 5 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के थे। तो ये एक्सप्लेनेशन करना भी तो वही चीज़ ही है ना, कि क्यों मेंटेन किया जाता है, रीऑर्डर लेवल मेंटेन किया जाता है ताकि आप इन्वेंट्री लेवल्स डज नॉट फॉल बिलो द मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट। बस इतनी सी बात लिखनी थी कि क्यों मेंटेन करते हैं। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया जाता है कि डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सीड एक्सपेक्टेशन और देयर इज अ डिले इन द एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। अगर आपकी लीड टाइम लेट हो जाए या आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो आप स्टॉक आउट होके ना बैठे हो, आउट ऑफ स्टॉक होके ना बैठे हो। तो ये भी वही वाली बात है, मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना। विद ये बड़ी अच्छी सी इंग्लिश है। SL should not hold inventory above this level as it will incur extra holding cost without adding any benefit to the company। बगैर कोई बेनिफिट ऐड किए क्या होगा, आपने स्टॉक हेल्ड करके रखा हुआ है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हाँ, कोई बेनिफिट मिल रहा हो, कोई चीज़ आगे शॉर्ट होने जा रही हो तो फिर ठीक है, आप होल्ड करके रख लें, उसका फिर बेनिफिट होगा कि बाकियों के पास स्टॉक नहीं होगा, आपके पास स्टॉक होगा, आप चीज़ें बना के बेच भी रहे होंगे, दैट इज़ पॉसिबल, फिर बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट बेनिफिट आप इससे ऊपर जाएंगे तो बेनिफिट कोई नहीं होगा। लीड टाइम का 1 मार्क्स था, सिर्फ 2 मार्क्स थे स्टॉक आउट कॉस्ट के, जो कि गलत हो गई। तो बच्चों ने 1 मार्क्स ले लिया आउट ऑफ 3। रीऑर्डर लेवल मालूम करने के कितने मार्क्स, सिर्फ 0.5 मार्क्स। मैक्सिमम इन्वेंट्री के कितने मार्क्स, सिर्फ 0.5 मार्क्स। सेफ्टी स्टॉक का 1 मार्क्स। मींस इसका कैलकुलेशन का 0.5, इसकी कैलकुलेशन का 0.5 और इसकी कैलकुलेशन का 1 मार्क्स। कितने हुए टोटल? 2 मार्क्स। और सारों की एक्सप्लेनेशन के हर एक के 1-1 मार्क्स। तो थ्योरी 3 जमा 3 6 मार्क्स की और कैलकुलेशन कितनी मार्क्स की, 2 मार्क्स की। अब आप सोच लें, स्टूडेंट ने बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर ली तो भी वही परसेंटेज आई 39% वाली। क्या आपने 39% लिए, 40% मार्क्स लिए? अगर आपने 40% मार्क्स लिए तो आप फेल हुए ना। 8 में से 4 मार्क्स लेने हैं तो फिर पास होते हैं, मतलब 8 में से 4 भी नहीं लिए बच्चों ने। ये हालत है। आसान और मज़े की बात है, ये वाला क्वेश्चन एक रेप्लिका ऑफ पास पेपर था, लेकिन किस हद तक रेप्लिका था? थ्योरेटिकली भी ये वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, रेपिटेशन में पूछी जा रही हैं कि इसका बता दो, इसका बता दो, इसका बता दो। तो वो थ्योरेटिकली रेप्लिका होगा और मैथमेटिकली भी रेप्लिका था। एक रॉबिन के नाम से है क्वेश्चन, यस, रॉबिन लिमिटेड, 2011 का।
एक और क्वेश्चन आया, इसकी ज़रा हालत अच्छी थी, इसमें अच्छे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक आसान तरीन क्वेश्चन दे दिया उसने। अच्छा जनाब, आसान तरीन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ये ऐसा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 10 मिनट में हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो आप के वारे न्यारे हो जाते हैं कि आपको 10 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन सोल्व कर जाते हैं और फिर बाकी का टाइम आपका सेव हो जाता है। हालांकि इसके लिए 18 मार्क्स 18 मिनट अवेलेबल हैं। पढ़ते हैं जी। Galaxy Limited is engaged in trading various consumer goods including Star One, for which demand is evenly distributed throughout the year. Okay. The present supplier of Star One offers a bulk purchase discount of 5%. Bulk discount दिया जा रहा है कितने परसेंट? 5%. ठीक। On all orders of 20,000 units and above, which GL has been availing. इसका मतलब क्या हुआ? हम 20,000 का ऑर्डर कर रहे हैं। करना क्या? एडवाइज वेदर इट विल बी बेनिफिशियल टू अडॉप्ट EOQ मॉडल। ओके, गुड हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आप प्लान करेंगे। आगे करता हूं, क्वेश्चन पढ़ लूं फिर प्लानिंग बताता हूं आपको। 5% डिस्काउंट मिलता है एंड विच GL हैज बीन अवेलिंग ड्यू टू अवेलिंग द बल्क डिस्काउंट द नॉर्मल ट्रांजिट लॉसेज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% टू 4%। हो क्या रहा है? जब ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो कोई ना कोई अंदर से ना दब जाती हैं, तो लॉसेस थोड़े से हो जाते हैं ज्यादा। GL is currently evaluating to adopt EOQ model which will reduce to the transit losses to 3%। हम क्वांटिटी कम करेंगे, लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने एवेल्युएट करना है। एवरेज एनुअल डिमांड 1,20,000 है। ये 1,20,000 यूनिट्स वो हैं जो गुड यूनिट्स हैं और हमने बेचने हैं या हमने यूज़ करने हैं, ख़राब वाले नहीं हैं। मीन्स एक हिसाब से आउटपुट वाले हुए कि जो यूटिलाइज होने हैं आउटपुट में। सेफ्टी स्टॉक 1200, पर यूनिट परचेज कॉस्ट 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50,000, एवरेज एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया। एडवाइज वेदर GL बेनिफिशियल टू अडॉप्ट EOQ और नॉट। अब इसका प्लानिंग ये हो जाएगी कि आप क्या करें, अपने पेज के ऊपर 2 कॉलम बनाएं। एक होगा EOQ की क्वांटिटी और दूसरा होगा 20,000 की क्वांटिटी। 3 किस्म के खर्चे आते हैं मेजरली। एक होती है परचेज कॉस्ट, उसका फार्मूला लिखें, एनुअल डिमांड इनटू प्राइस। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फार्मूला COD/Q। तीसरा टोटल होल्डिंग कॉस्ट CHQ/2, लेकिन सेफ्टी स्टॉक है प्लस सेफ्टी स्टॉक कर देंगे, एवरेज स्टॉक ये बन जाएगा। प्लानिंग तैयार है। अच्छा, अब फिर सबसे पहला काम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करें। 2COD/CH फार्मूला लिखा गया। क्वेश्चन के अंदर रेडीली 2 तो अवेलेबल है। अब एक एक करके चीजें पिक करके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50,000, एक चीज मिल गई जी, इनटू 50,000 इनटू डिमांड। यहां पे बच्चों ने गलती की होगी, डिमांड उठा के चुप करके 1,20,000 लिख दिया होगा। डिमांड नहीं है, असल में हमें परचेजिंग कितनी करनी है, हमें वो देखना है। क्या करनी है? परचेजिंग कितनी करनी है। तो परचेज आपकी बेटा जी होती है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल क्वांटिटी या इशू क्वांटिटी। अब क्वेश्चन के अंदर ना क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक है, इट मींस वो बराबर हैं और सेफ्टी स्टॉक के बराबर होंगे। कब मिनिमम लेवल है ना सेफ्टी स्टॉक, इसके बराबर होंगे। अगर ये भी सेफ्टी स्टॉक के बराबर है,
ये भी सेफ्टी स्टॉक के बराबर है। इसका मतलब मुझे 1,20,000 क्वांटिटी की फिनिश में ज़रूरत है। अब यहाँ पे दरमियान में लॉसेस हैं मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ अंदाज में ये काम हो सकता है। अच्छा, अब एक अंदाज है कि आप कहें कि जनाब आफ्टर डेक्रीज इज इक्वल टू 1,20,000 यूनिट लॉसेस होने के बाद के बनते हैं, और आपको लॉसेस होने से पहले खरीदोगे तो ये यूज होगा ना, ये यूज किया जा सकता है 1 माइनस रेट ऑफ, तो बिफोर वाले आपको चाहिए 1 माइनस 0.03, 3% लॉसेस होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिफोर डिक्रीज को चाहिए होगा आपको, बिफोर डिक्रीज। एक अंदाज है ये सोचने का। एक अंदाज रेडिली टारगेट कॉस्टिंग के अंदर बनवा कर दिया हुआ है कि टारगेट कॉस्टिंग है, उसके अंदर हमें इनपुट चाहिए होता है, इनपुट में जो फिनिश गुड का पार्ट बनना है आउटपुट, उसको डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस रेट से, ये वही वाली बात आ जाएगी, उसी फार्मूले से ये बना हुआ है। अगर आपके लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट होंगे तब ये वाली चीज आएगी, अगर लॉसेस परसेंटेज ऑफ आउटपुट होंगे तो फिर और फार्मूला है। लॉसेस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट ही होते हैं जो बिफोर डिक्रीज के ऊपर आते हैं। तो यहां से आप करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में इनपुट या बिफोर डिक्रीज की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.03। आउटपुट का फार्मूला कैसे बनेगा वो भी बनवा देता हूं मैं। टारगेट कॉस्टिंग के अगर परसेंटेज लॉस परसेंटेज ऑफ आउटपुट हो, मींस अगर कहा जाता लॉसेस परसेंटेज ऑफ 1,20,000 है जो यूज होना है, तो फिर कुछ और साइंस होनी थी। तो असल चीज है कि आपकी बिफोर है माइनस इसमें परसेंटेज ऑफ लॉस आना है इज इक्वल टू आफ्टर वाली चीज आएगी। अगर ये परसेंटेज ऑफ लॉस इसकी हो तो ये अल्टीमेटली फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो वाला फार्मूला बनवाने लगा, ये वाला, फिर दूसरा बनवाऊंगा, परसेंटेज ऑफ आउटपुट नहीं, ये परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट या बिफोर, तो इनपुट माइनस परसेंटेज ऑफ इनपुट, जो भी रेट है, इनपुट इनटू रेट ऑफ लॉस इनटू आर इज इक्वल टू आफ्टर। तो फिर क्या होगा, इनपुट ले लेंगे आप कॉमन में, 1 माइनस रेट आ जाएगा और ये आफ्टर वाली चीज आ जाएगी या आउटपुट वाली चीज आ जाएगी, और ये आपका फार्मूला यही वाला बन गया। ऑन अदर हैंड अब लॉसेस परसेंटेज ऑफ आउटपुट, जो फिनिश का पार्ट बनना है, जो इशू हो रहा है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट परसेंटेज ऑफ इशू उसकी है। तो फिर बेस वही है कि इनपुट होगी माइनस परसेंटेज इनटू इशू, ये बनेगा इज इक्वल टू इशू आएगा, बिफोर माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आफ्टर। अब ये फिर दूसरी साइड पर चला जाएगा, उधर जाके जमा हो जाएगा। तो आपकी इनपुट जो आपको चाहिए होती है वो इशू प्लस इशू की परसेंटेज, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा जो आपने इशू किया इनटू 1 प्लस रेट। कहां पे मल्टीप्लाई करना है, कहां पे डिवाइड करना है, फार्मूले के ऊपर आ जाओगे, जिंदगी सुकून में रहेगी। नहीं तो जहां पर बच्चे करते हैं डिवाइड करना होता है उत्थे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जिथे मल्टीप्लाई होना है उत्थे डिवाइड हो रहा होता है। मैंने तो फार्मूला इस वजह से बनवाए कि कुछ हमारे जीनियस बच्चे होते हैं, शहजादे बच्चे होते हैं, जो जहां पर मल्टीप्लाई करना होता है वहां पे डिवाइड करते हैं, जहां पे डिवाइड करना होता है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। रीज़न क्या है?
रीज़न जल्दी है, जल्दी मचाना, कोई लॉजिक के बगैर काम करना, ये रीज़न है। तो मैंने रीजनिंग आपके साथ डिस्कस कर दी है और अब हम आते हैं। तो मेरे पास 1,20,000 तकसीम 1.03, ये आ जाएगा तकसीम 1.03, तकसीम 1.03 नीचे जाके आएगा, ये आ रहा है 1,23,711, 1,23,711, 1,23,711 आंसर आ जाएगा इसका। डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है बच्चों 100 रुपये, आई थिंक सो, यस 100 रुपीज़। तो मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट होकर बच्चों आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट की हुई है 11,123 यूनिट्स, 11,123 यूनिट्स, ये मैं यहाँ पर ले लूँगा कि 11,123 यूनिट्स। अब पूरे उसके अंदर क्वेश्चन में ट्रिक की चीज़ जो है वो दो चीज़ें हैं कि एनुअल डिमांड दो दफ़ा निकलनी है, एक 4% से ग्रॉस अप करना है और एक 3% पर ग्रॉस अप करना है। तो ईओक्यू के ऊपर हमने निकाल ली है 1,23,711, ये आपकी डिमांड इनटू प्राइस, प्राइस कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 250 रुपये, कोई डिस्काउंट नहीं मिलना 250 पे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दूसरे के लिए जब 20,000 की क्वांटिटी आनी है वहां पर आपकी ये वाली चीज 4% लॉसेस पर है, तो वो बना दोगे 1,20,000 तकसीम 1 - 0.04, ये एनुअल डिमांड बनेगी जो कि बनती है 1,25,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 250 से नहीं करना, डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है इस पे, वंस अगेन वैल्यू को डिक्रीज करना है, फार्मूला वही वाला है। 250 ओरिजिनल प्राइस, इधर प्राइस अलग से कैलकुलेट कर लो ना यार, 250 इंटू 1 - 0.05, 5% डिस्काउंट के बाद, तो ये यहाँ कहीं पे मैंने कैलकुलेट की होगी प्राइस भी, कितने रुपए, एक कैलकुलेटर या इस्तेमाल किया जाए या देख लिया जाए। $237.5 बनती है, 237.5। तो ये तरीकाकार होगा। यहां पर टेक्निकलिटी थी क्वेश्चन में कि आपने एनुअल डिमांड दोनों की डिफरेंट लेके जज करनी है। 30.9 मिलियन, 30.9 मिलियन और 29.69 मिलियन, ये आपकी मिलियंस में आंसर आ गया। अब आगे बढ़ना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्वेश्चन के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें 50,000 दी हुई है, हमने यहाँ पर लिखी हुई है 50,000। अब दोनों में एनुअल डिमांड डिफरेंट है, एक में एनुअल डिमांड 1,23,711 है, डिवाइड बाय क्वांटिटी 11,123 है। दूसरे के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट 50,000 ही है, मल्टीप्लाई बाय डिमांड 1,25,000 यूनिट्स है और क्वांटिटी आपकी 20,000 है। फार्मूला लिखोगे तो चीजें होंगी, नहीं फार्मूला लिखोगे चीजें लाना मुश्किल काम है। आंसर आ जाएगा 0.55 और 0.55 एंड 0.313 मिलियन। होल्डिंग कॉस्ट 100 रुपया दिया हुआ है, क्वांटिटी हमारे पास एक के अंदर 11,123 है, तकसीम 2, सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200 और दूसरे लेवल में 100 है, 20,000 की क्वांटिटी है, डिवाइड बाय 2 है, प्लस 1200। तो आंसर आपका आ जाएगा 0.676 मिलियन और 1.12 मिलियन। टोटल करेंगे तो आपकी ईओक्यू का टोटल आएगा 32.16 मिलियन
और इसका आएगा 31.12 मिलियन। होगा क्या? होगा ये कि इसकी कॉस्ट कम है, लिहाजा हमें बल्क डिस्काउंट ही लेते रहना चाहिए है। ये हमारा एक इजी क्वेश्चन था जिसमें बहुत अच्छे परसेंटेज रही, बच्चे बहुत अच्छा पास हुए, मींस रफली कोई 70% बच्चा पास हुआ, मींस 70% बच्चा 5 मार्क्स से ऊपर गया। स्टिल इस आसान क्वेश्चन में 30% बच्चा ऐसा है जो 5 मार्क्स से ऊपर नहीं गया। तो फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला, है ना? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था। इसके कमेंट्स भी पढ़ें कि एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है कि बच्चे अच्छे पास तो हुए हैं लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। और मज़े की बात है ये भी क्वेश्चन रेप्लिका तकरीबन था अरोमा हर्ब्स स्प्रिंग 2017 का। तो इससे क्या चीज़ पता चली? ऑटम 22 में 3 कम से कम क्वेश्चन ऐसे थे जो रेप्लिका थे, उस जैसे पहले से पूछे जा चुके हुए थे। वैसे तो बहुत सारा पेपर था पूछे जा चुके हुए थे। इससे पता चला कि एक तो स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स लाजमी करें, चाहे पढ़ लो, लेकिन शॉर्ट ही लेकर आओ कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। पढ़ लो नो प्रॉब्लम, करने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। क्या होगा? आप क्या कर नहीं सकते हैं? अच्छा ये क्यों कैसे आया, कैसे नहीं आया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़ने बैठें, सोल्यूशन आपके पास मौजूद हो, तो आप दिमाग में ला सकते हैं आपने क्या क्या कुछ स्टेप्स करने हैं। मसलन कैलकुलेटर पास रखें कि मैं क्वांटिटी मालूम करूंगा, एनुअल डिमांड मालूम करूंगा और वो ये निकलेगी, फिर मैं एनुअल डिमांड मालूम करूंगा और वो ये निकलेगी, और मैं एनुअल डिमांड को ही प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं प्राइस कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेटर पे सोचा कि यार प्राइस डिस्काउंटेड वाले के ऊपर कौन सी लगानी है, वो 237 निकलनी चाहिए, तो वो लगाऊंगा, फिर सोल्यूशन से मैच कर लें। जहां पे फंस रहे हो मसलन ये गलती की, उसको लर्न कर लिया। तो ये फास्ट वे आउट में पास पेपर्स को कंप्लीटनेस इंश्योर करें। जो मुश्किल क्वेश्चन लगे उसको कर लो, जो आसान लगे वो निकल गया ऐसे ही। तो होगा क्या? एक चैप्टर में 10 पास पेपर हैं, 5 निकल जाएंगे, 6 निकल जाएंगे, 4 मुश्किल रह जाएंगे, वो कर लेना, लेकिन कम से कम कंप्लीटनेस इंश्योर तो हो जाएगी। ये वैरायटी से तो गुजर जाओगे ना। 70% बच्चा पास हुआ। ट्रांजिट लॉसेस वाज नॉट कंसिडर्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। ये 1,20,000 लिख दिया होगा, मैंने पहले कहा था बच्चों ने ये किया होगा। जल्दी जल्दी एनुअल डिमांड तो नजर आ रही है, हो गया 1,20,000 1,20,000। तो जहां पर लॉसेस आ जाते हैं, रुको जरा, ठहरो, तमुल से। परचेज कॉस्ट वाज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग ऑर्डर साइज विद द परचेज कॉस्ट इंस्टेड ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट। ये बच्चों की बचपन से लेकर, मैं ये वाला कमेंट मेरा ख्याल है जब मैंने सीए कर रहा था और मैंने ये ईओक्यू पढ़ा था ना, तब भी ये वाला कमेंट आया करता था। इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जनाब आपने फार्मूला लिखना है डी इंटू प्राइस, एनुअल डिमांड इंटू प्राइस लिखोगे, गलती नहीं करोगे, फिर इधर से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इधर से उठाया मल्टीप्लाई कर, इधर से उठाया मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला स्टेप ही गलत हो गया। सेफ्टी स्टॉक वाज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट। ऐथे सेफ्टी स्टॉक नहीं लिखा, तो फार्मूलाज लिखो होल्डिंग कॉस्ट के। ये शॉर्ट्स यूज कर लो, टीएचसी यूज कर लो, टीओसी यूज कर लो, फार्मूला लिखो। शॉर्ट्स में फार्मूला लिखना आना चाहिए। बच्चे लंबे लंबे फार्मूला लिख रहे होते हैं, ये वाला 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिख रहे होते हैं। ना लिखो यार, तुम्हारी मेहरबानी। ये जो फार्मूला है ये स्टडी टेक्स्ट में भी मौजूद है, इंटरनेशनली भी मौजूद है, इंटरनेशनली बुक्स में भी मौजूद है। ये ओ जो छोटा है ये पर ऑर्डर को ज़ाहिर करता है,
ये एच जो छोटा है ये पर को जाहिर करता है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को जाहिर करता है, और ये जो कैपिटल में लिखे हुए हैं ये टोटल को जाहिर कर रहे हैं। ये मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं यार, टाइम नहीं होता ना पेपर में, तो जल्दी जल्दी काम करना है, इन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना है। फार्मूला लिखा है यहाँ पर, क्या मैंने कुछ और नहीं किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, एनुअल डिमांड ये है जो ऊपर कैलकुलेट की है। तो एक चीज़ कैलकुलेट कर ली, बाकी जगहों पे वो तो क्या हो जानी है, पेस्ट हो जानी है। मैं तो यहाँ तक बच्चों को शॉर्टकट बताता हूँ कि बच्चों यहाँ पर ए लिख दो, क्या करो, ए लिख दो। जब आपकी चीज़ सेम रहनी हो, मीन्स एनुअल डिमांड सेम है, अगर एनुअल डिमांड सेम रहनी है तो फार्मूला यहां पर CO, ये चीज आ गई, आप करेंगे 50,000, एनुअल डिमांड सेम रहनी है तो डिमांड लिख दो कि जितनी है, एनुअल डिमांड मसलन 1,25,000 रहे, दोनों लेवल्स पर सेम हो तो डिवाइड बाय ए लिख दो। अब दो दो दफा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है जब एनुअल डिमांड सेम हो। जब एनुअल डिमांड ही फर्क आ रही है फिर वर्किंग लिखना जरूरी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम लेते हैं नमाज की ब्रेक, और नमाज की ब्रेक के बाद हम प्रोबेबिलिटीज़ वाला एरिया करते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपने अंदाज में आपको करवाऊंगा, कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, कुछ फार्मूला याद करने का ट्रिक बताऊंगा, और इंशाल्लाह फिर हम कंक्लूड कर देंगे एक क्वेश्चन परफॉर्म करके। जी बच्चों अब एक ये आप लोगों ने किया ही होगा क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन है पास पेपर में प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड, और एक और स्प्रिंग 21 में या स्प्रिंग 22 में है। एक मिनट बच्चों, स्प्रिंग 22 का नाइजीरिया लिमिटेड। ये दो क्वेश्चंस आपको पास पेपर में मिलते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस भी की होगी। जिसने मुझसे पढ़ा हुआ है वो उसको मैंने भी अच्छे खासे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, और जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उन्होंने भी किए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन, डील कैसे करना है पेपर में, कैसे हम फास्ट वे आउट में कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्या है। कॉन्सेप्ट तो बच्चों इसमें यह है कि आपके पास लीड टाइम क्या है, या तो लीड टाइम अनसर्टन है और यूजेज सर्टन है, या इसके उलट है कि लीड टाइम सर्टन है, उसके अंदर नहीं प्रॉब्लम है, आपका यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम अनसर्टन है। Whatsoever the situation is, one situation and two situation, दोनों का तरीकाकार सेम है काम करने का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको अपना तरीकाकार मैं सिखा देता हूं और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं। डिटेल कॉन्सेप्ट तो रेगुलर क्लासेस में ही होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन। अब हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं क्योंकि कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ रही है। हम ऑर्डर देते हैं, रीऑर्डर लेवल हमने सेट किया हुआ है। अब जब ऑर्डर दे दिया तो एक केस कि आपको यहाँ पे ऑर्डर देकर आपको इतना अरसे बाद, यहाँ पे आपने ऑर्डर दिया है, आपको इतने अरसे बाद यहाँ पर क्वांटिटी मिल जानी है। ये कह लें 0.5 डेज़ हैं और ये 15 डेज़ हैं, तो लीड टाइम आपका 10 दिन का है। अब इस 10 दिन के अंदर यूजेज का नहीं पता, हो सकता है आपकी यूजेज ये हो, बहुत कम यूजेज, हो सकता है आपकी यूजेज ये हो कि आप स्टॉक आउट हो जाएं, हो सकता है आपकी यूजेज इस लेवल पर जा रही हो, मीन्स थोड़ा बहुत आपका पास स्टॉक पड़ा हुआ है।
और कहीं पे आप स्टॉक आउट भी हो चुके हों। तो इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है किस केस के अंदर, जब आपका लीड टाइम तो सर्टन हो गया, यूजेज अनसर्टन है। यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम क्या है, वो अनसर्टन है। तो इसी तरह से इसके कॉन्ट्रेरी भी है। तो अब इसके अंदर जो दो किस्म के खर्चे हैं वो ये हैं कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक बढ़ा लेता हूं तो होगा क्या, मेरा स्टॉक आउट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर मैं सेफ्टी स्टॉक कम कर लेता हूं तो स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों खर्चों के दरमियान में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा, अब जो खर्चे हैं, आप सेफ्टी स्टॉक का खर्चा आप लेंगे कि आपका सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट क्या है। डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। उसका फार्मूला हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू सेफ्टी स्टॉक। और दूसरा है स्टॉक आउट कॉस्ट एनुअली, ये भी एनुअल है, पर यूनिट पर एनम, तो मल्टीप्लाई किया तो पूरे साल का हो गया। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ये पूरे साल का हो गया। स्टॉक आउट कॉस्ट है, ये भी पूरे साल की लेनी है, देखनी है। अब इसके अंदर ओ आ रहा है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी ओ आता है, तो मैंने उससे ही एक फार्मूला बनाया हुआ है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट होगा एक ऑर्डर का। अब होता क्या है, आपका ये एक ऑर्डर गया, उस ऑर्डर में स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, जहां पर भी आई आपके पास दोबारा से क्वांटिटी आई, वंस अगेन ऑर्डर आएगा, उसके अंदर रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेगा, फिर से यही चीजें, चांसेस यही होंगे। तो इसका मतलब है साल में जितनी ऑर्डर्स हैं उतनी दफा स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं। एक चीज, साल में जितने ऑर्डर हैं, साल में जितनी दफा ऑर्डर आना है उतनी दफा स्टॉक आउट होने के चांसेस भी हैं। तो अब याद रखने का तरीका का, स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एक चीज याद होती है COD/Q, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी तरह से ही अब इसका फार्मूला याद करना है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, एक दफा स्टॉक आउट होने की कॉस्ट इनटू D/Q, वही वाली चीज आ गई, और इनटू एवरेज स्टॉक आउट इन वन ऑर्डर। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक दफा ऑर्डर होने का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल की आ जाएगी कि पूरे साल में कितना दफा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कितना स्टॉक आउट हो रहा है, और एक यूनिट के ऊपर स्टॉक आउट कितना हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन जाएगा जो कि आपने करना है अप्लाई। मैंने एक सिचुएशन डील किया, दूसरी सिचुएशन भी इसी तरीके से ही है। अच्छा, फार्मूला दोनों में सेम रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन को किस तरीके से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वो देखते हैं। बैलेंस किस में करना है, दो चीजों में, एक सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट और दूसरी स्टॉक आउट कॉस्ट। खान लिमिटेड इंपोर्ट सेल प्रोडक्ट AA KL faced with situation where lead time is mostly predictable 1 month। लीड टाइम सर्टन हो गया, बट लीड टाइम यूजेज ड्यूरिंग वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली, उसके अंदर यूजेज बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट 3 years shows that probability for lead time is as follows: number of units demanded during lead time, एक महीना है, ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग लीड टाइम, अदर रेलेवेंट इतने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इतने %, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज: एनुअल डिमांड 8,640 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 पर यूनिट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन फॉरगोन जो आप कर रहे हैं, तो ये हमें स्टॉक आउट कॉस्ट दे दी गई।
Purchase order are raised on the basis of economic order quantity model. Annual holding cost is 100 per unit, whereas average cost of placing an order is 6750. On average 6750 लगते हैं एक ऑर्डर को प्लेस करने में. Determine at which of the following reorder level KL profit would be maximized. 1000 यूनिट्स, 450 यूनिट्स रखें या एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम रखें. तो अब 3 तरह की चीज़ें दे दी गई. तो आपने क्या करना है, अपने पेज के ऊपर 3 कॉलम बना लेने हैं. 3 कॉलम आपने बना दिए और अब आपको बता दिया गया है एक चीज. नंबर 1, री ऑर्डर लेवल 1000 रखूं, री ऑर्डर लेवल 450 रखूं और तीसरा री ऑर्डर लेवल एक एवरेज रखी जाएगी, क्योंकि उसने कहा एक्सपेक्टेड डिमांड मींस एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. अच्छा, ये आपने स्टेप किया. उसके बाद आपको पता चल गया यार प्रोबेबिलिटीज हैं, इसके अंदर 2 ही काम करने हैं. आप कहेंगे होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक. एक काम फार्मूला लिखेंगे, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू सेफ्टी स्टॉक. एक काम किया. आपने दूसरा काम करना है कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट. इसका फार्मूला लिखना है कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, एक ऑर्डर में स्टॉक आउट होने के चांस, इनटू डी ओवर क्यू इनटू एवरेज स्टॉक आउट इन वन ऑर्डर. कैसे कैसे आनी है अभी हम सारी बातें करेंगे. कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक इन वन ऑर्डर, ये आपका फार्मूला बन गया. अब क्वेश्चन के अंदर से चीजों को जो सी अवेलेबल है वो पुट इन करना शुरू कर दें. कोई मसला नहीं है, ये भी कैलकुलेट नहीं किया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. या ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर दें. एवरेज कैसे आएगी, 1000 ज़रब 30%, 660 ज़रब 50%, 450 ज़रब 20%. ये आपकी क्या है, एवरेज है. ये चाहे आपका लीड टाइम दिया हो या ना दिया हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है, आपको फर्ज करते हैं लीड टाइम 1 महीना दिया हुआ है, ठीक, या 4 वीक्स दिया हुआ है, ऐसे कर देते हैं 4 वीक्स है लीड टाइम. इसका दूसरी तरह से इंफॉर्मेशन कैसे दी जा सकती थी, 4 वीक्स का लीड टाइम आपको ये कहा, और यहां पर इंफॉर्मेशन देता नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड इन 1 वीक. नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 वीक दिया होता, मींस 250, इसको 4 से डिवाइड करके दिया होता, इसको 4 से डिवाइड करके दिया होता, तो ये पॉसिबिलिटी था. या मजीद आसानी कर दूं, 1 मंथ जरूर रख देता हूं, तो मैं क्या देता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स नीडेड इन 15 डेज टाइम 500 यूनिट्स, 330 यूनिट्स, 225 यूनिट्स. अब मैंने खुद कैलकुलेट कर लेना था कि लीड टाइम के अंदर कितनी चाहिए डिमांड. तो फिर मैंने 1 मंथ लीड टाइम था और 15 डेज यूजेज, फिर मैंने कैलकुलेट कर लेनी थी 15 डेज यूजेज इनटू 2 करके. मैंने क्या करना था कि यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी आती है, तो ये ज़रूर आपने ख्याल रखना है, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम चाहिए आपको. तो आपको 15 दिन का 500 ज़रब 2 1000 पे पहुंचना था, फिर 330 ज़रब 2 660 यूनिट्स पे पहुंचना था, 225 ज़रब 2 450 यूनिट्स पे पहुंचना था. इस तरीके से पॉसिबिलिटी थी कि आप कैलकुलेट करते. प्रोबेबिलिटी 30 50 20 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें 30%, 50%, 20% से, और इनका शॉर्टकट है 1000 ज़रब 30% प्लस 660 ज़रब 50% प्लस 450 ज़रब 20%. इस तरीके से लिख दें
और एक एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम मालूम कर दें। वो आपकी आ जाएगी बेटा जी, एवरेज यूजेज 720 आ जाती है। तो ये मेरे पास रीऑर्डर लेवल 720 का आ गया। अब क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई एवरेज यूजेज कितनी है, मैंने वो कर दिया। अब क्वेश्चन को उठाना शुरू करें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 40 पर यूनिट, 3 मुख्तलिफ लेवल्स पर काम करना है और 40 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मींस कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट आपका एक यूनिट का वो आ जाता है 40 रुपया। आप कहेंगे पहले हिस्से में भी 40, दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40, आपका कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट पूरा हो गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट इनटू डी ओवर क्यू इनटू एवरेज स्टॉक आउट। एनुअल डिमांड मेरे पास मौजूद है 8640, क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मुझे मालूम करनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो डिमांड मेरे पास मौजूद है 8640, मैं कहता हूं 8640 तो मेरे पास मौजूद है 8640 डिमांड, 8640 डिमांड, 8640 डिमांड। अब मैंने क्यू मालूम करना है, एक एक चीज करके क्या करते चले, मालूम करते चले जाए। इसी तरह से यहां पे फार्मूला है होल्डिंग कॉस्ट इनटू सेफ्टी स्टॉक। जो सी चीज मेरे पास रेडिली अवेलेबल है वो चीजें मैं क्या कर रहा हूं, पुट इन करता चला जाऊं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आ रही है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम यहां पे कहीं पे थी, कंट्रीब्यूशन एनुअल डिमांड परचेज ये आ गई, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 100 रुपया। एनुअल बता रहा है, एनुअल है पर एनम है, तो 100 रुपया तीनों लेवल पर आना है। मैंने वर्किंग में तीनों लेवल पर लिख दिया। इस तरतीब से ही वर्किंग करेंगे, जिस तरतीब में ये आ रहा है इसी तरतीब में यहां पर आएगा। मैं इसको कह सकता हूं ए बी सी ले जा, ए बी सी की वर्किंग, ए बी और सी की वर्किंग, क्रॉस रेफर हो गया। अब मुझे काम है कि मैं क्वांटिटी पे काम करूं, फार्मूला लिखेंगे, आपका काम खुद ब खुद निकल कर आएगा कि अब आपको काम किस चीज पर करना है। चलें, तो अब आपका आसान काम है कि आप क्वांटिटी पर काम कर दें, ईओक्यू के ऊपर काम कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला लिखेंगे 2COD ओवर CH, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ordering cost per order, purchase order are raised on this is annual holding cost, so pricing order 6750, 6750, 6750। डिमांड, एनुअल डिमांड मेरी 8640 डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 100 रुपया। ये आप लिखेंगे, आपके पास EOQ कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि बनती है आपकी इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1080, 1080। या आपने यहां पर 1080 लिख दिया, या इसको अलहदा से डी ओवर क्यू को अलहदा से कर लें और यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1080। अब क्या, किस पे काम रह गया, अब मेरा बस दो चीजों पर काम रह गया, एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट, एवरेज स्टॉक आउट इन वन ऑर्डर, और सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का काम जल्दी हो जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। पहले सेफ्टी स्टॉक का काम करें। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला लिखें, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम तो अभी निकाल लिया ना, ये जनाब मजे की बात। तो अब ए बी और सी जो लेवल का लिखे हैं उन लेवल पर, पहले लेवल पर रीऑर्डर लेवल है 1000,
दूसरे बी के ऊपर है 450, तीसरे के ऊपर है 720 माइनस एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज आपका 720, ये कैलकुलेटेड हुआ है, 720 और 720। अब इसका कॉन्सेप्ट समझें। बी में तो नेगेटिव आ रहा है सर, जनाब नेगेटिव क्या आना है, स्टॉक आउट आप नहीं निकाल रहे, आप सेफ्टी स्टॉक निकाल रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक कितना रखा होगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल मैंने अगर रखा है 450 यूनिट्स और लीड टाइम के अंदर मेरा यूजेज 750 है, तो जब मेरे 720 है तो मैं सेफ्टी स्टॉक तो रखा ही कुछ नहीं हुआ, जीरो रखा हुआ है मैंने। सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा हुआ तभी तो काम गड़बड़ है। ऑन अदर हैंड मेरा रीऑर्डर लेवल 1000 था, 1000 रीऑर्डर लेवल था, इसको मैंने यूज शुरू किया, 720 यूज हुआ तो मेरा सेफ्टी स्टॉक निकल आया 280। यहां पर मेरे पास 280 कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर भी जीरो जाएगा, यहां पर भी जीरो जाएगा, भले ये माइनस में आंसर आ रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे। उसकी रीजन कि सेफ्टी स्टॉक ढूंढ रहे हो, सेफ्टी स्टॉक नहीं आएगा। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ओनली इफ सेफ्टी स्टॉक, ओनली इफ रीऑर्डर लेवल ग्रेटर देन एवरेज यूजेज इन एवरेज लीड टाइम, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर है, बाकी जगहों पर नहीं है, तो इसका मतलब 280 ए के लेवल पर है, बाकी जगहों पर जीरो, और फिर खर्चा मेरा यहां पर होल्ड सेफ्टी स्टॉक का 28,000 आ गया। ये वाली चीजें तैयार, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक रेडी, इतनी जल्दी रेडी हो गया। अब अगला स्टेप है, अगर आप फॉर्मेट्स के ऊपर काम करेंगे, तरतीब से काम करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप तरतीब से नहीं काम करेंगे, क्वेश्चन लंबा खिंच जाएगा। हम लोग शुरू कर देते हैं डायरेक्ट मुश्किल वर्किंग, और फिर उसको समेटने में जरा सी मुश्किल होती है। तो हम करें आसान वर्किंग, जिसको समेटने में क्या हो, आसानी हो। अब आना है हमारा स्टॉक आउट की कहानी। स्टॉक आउट की कहानी बड़ी आसान सी है कि स्टॉक आउट कब होगा। उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे हम, उस फॉर्मेट के ऊपर काम किया करेंगे। आप पहली चीज लिखेंगे यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि 2 वीक्स 4 वीक्स की, और आपको यहां पर दिया हुआ 1 वीक का काम, तो आपने यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम बनाना है, फिर बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में गिवन है, जितने प्रोबेबिलिटीज दी हैं उतने लेवल्स लिखे जाएंगे। जैसे हमने यहां पर काम किया कि ये चीज जो हमने बनाई थी, यस, ये बनाना पड़ेगा। अगर आपको इस तरीके से यूजेज दिया हुआ है कि 15 दिन का यूजेज इतना है और लीड टाइम आपका 2 वीक्स है, तो आप यूजेज बनाएंगे। अब यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम आपने लिखना है, या यहां पर वर्किंग करेंगे 500 ज़रब 2, 330 ज़रब 2, 225 ज़रब 2, तो 660 और 450, ये आ गया आपका यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए ABCD भी लिख दूंगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1660 था, यस 450 था। अब 3 लेवल बताए हुए हैं। अगला आपका आएगा हेडिंग रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल मेरा पहला है 1000, जो कि A के अंदर आ रहा था। इन सब में A वाला 1000 लिख दें। अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लें।
मेरा रीऑर्डर लेवल था 1000, यहां पे मैंने रीऑर्डर कर दिया। अब अगर यूजेज मेरा इस में लीड टाइम में 1000 ही होता है तो मेरा कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा यूजेज इस लीड टाइम में 660 तक होता है तो भी नहीं होगा। अगर मेरा यूजेज इस लीड टाइम में 450 तक यूज होता है तो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा स्टॉक आउट हो ही नहीं रहा। इसके लिए फार्मूला आप बना लेंगे, हाँ, स्टॉक आउट आप बनाएंगे, इसको बोलेंगे ए नहीं बोल देते तो अगर वो पहले ABC लिखा हुआ है तो यहां पर ए नहीं बोले, यहां पर जे बोल दें, इसको के बोल दें, जे माइनस के। इफ जे ग्रेटर देन के, ये भी लिखना चाहे लिख लें, अदरवाइज जे माइनस के। 1000 में से 1000 गए 0, 660 में से 1000 गए, नेगेटिव में नहीं आना। इफ ए ग्रेटर देन के, स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर मेरा यूजेज कम है, रीऑर्डर लेवल ज़्यादा है तो स्टॉक आउट होने के चांसेस नहीं है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 1000 रीऑर्डर लेवल है, उसके अंदर यूजेज अगर 450 यूनिट्स हुआ है तो कोई स्टॉक आउट नहीं। अगर 720 हुआ है तो भी कोई स्टॉक आउट नहीं। अगर 1000 हो गया तो भी स्टॉक आउट नहीं हो रहा। ये अगले दूसरे लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर हमें सही पता चलेगा। अच्छा, स्टॉक आउट फिर यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर एवरेज, इसके बाद अगला कॉलम आएगा प्रोबेबिलिटी का। जब है ही नहीं तो फिर एवरेज भी 0 ही होगा, काम करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगली चीज दोबारा से लिखेंगे, हर एक के लिए लिखना है। अब बी के लिए लिख रहे होंगे 1000, 660, 450 यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल। अब बी वाला आ जाएगा, बी वाला है 450। 450। अब जरा गौर से देखें, अब मैंने रीऑर्डर लेवल सेट किया हुआ है 450 यूनिट्स। इसके बाद मेरे ड्यूरिंग लीड टाइम अगर 1000 यूनिट्स यूज हो जाते हैं, डिमांड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। मुझे 1000 यूनिट्स दरकार है, मैं क्या हो जाऊंगा, स्टॉक आउट हो जाऊंगा, मैं 0 से नीचे चला जाऊंगा। तो मेरा 1000 माइनस 450 ये बिल्कुल सही फार्मूला है। इफ जे ग्रेटर देन बी, अगर यूजेज ड्यूरिंग टाइम ज्यादा हो रीऑर्डर लेवल से तब करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये आपका 450, ये आपका आ जाएगा 550। 660 अगर यूजेज हो तो भी 660 यहां पर ले जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। तो 660 माइनस 450 कितने होते हैं, 210। और यहां पर कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करें। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज हैं 30, 50 और 20। प्रोबेबिलिटी 30%, 50% और 20%। ये अब स्टॉक आउट निकल रहा है। और 210 ज़रब 50% 110, 550 ज़रब 30% बन जाएगा 165 और टोटल हो जाएगा 270। फिर तीसरे लेवल के लिए भी काम करें। दोबारा से लिखें 1000, 660, 450। एक फॉर्मेट है, सब जगह पे काम आ जाएगा। अब ये सी के लिए काम कर रहे हैं आप, 720 के लिए। अब रीऑर्डर लेवल सी वाला 720 आ जाएगा। ए जे माइनस के इफ जे ग्रेटर देन बी। 1000 में से 720, अगर 720 का लेवल सेट किया था, चलिए यहां पे बात करते हैं, यहां पे 720 का लेवल सेट किया था रीऑर्डर लेवल, तो अगर यूजेज 1000 है तो आप स्टॉक आउट हो जाएंगे।
1000 में से 720 गए, 280 का स्टॉक आउट। 660 स्टॉक आउट नहीं होगा, 720 पड़ा हुआ है यानी कि स्टॉक बच जाएगा। 280 की प्रोबेबिलिटी 30% और इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों 84। तो टोटल हो जाएगा आपका 84। अब ये आपके पास एवरेज स्टॉक आउट आ चुका हुआ है। आपने पहले वाले में 0 लिख दिया, दूसरे वाले में 270 लिख दिया और तीसरे वाले में 84 लिख दिया और आपका एवरेज स्टॉक आउट हो गया। असल में आपको काम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इस जगह पे करना पड़ना है और इस लॉजिक के तहत करेंगे, इस फार्मूले के तहत करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 86,400, इसकी 0, इसकी 86,400 और इसकी आ जाती है 84 से मल्टीप्लाई करके 26,800। अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। इसकी टोटल कॉस्ट 28,000 बनती है, इसकी टोटल कॉस्ट 86,400 बनती है, इसकी टोटल कॉस्ट 26,800 बनती है। लिहाजा आप फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आपका रीऑर्डर लेवल एवरेज वाला 720 बेस्ट है। दिस इज हाउ यू शुड परफॉर्म दिस क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक दूसरा पास पेपर स्प्रिंग 22 का है, वो करें और जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसने जो एक दो क्वेश्चन करवाए हुए हैं इनके अलावा वो भी करें। एक फॉर्मेट के ऊपर आ जाएंगे सुकून रहेगा, नई फॉर्मेट में आएंगे ज़रा सा काम मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को डील करना, इजी मार्क्स लूज कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।